Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, students. Here is Shahid Ali, your MDCAT biology teacher. Today's our topic of discussion is respiratory system with lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे थे. यहाँ भी कुछ उसके पार्ट्स बाकी थे जैसे लंग्स. तो उसके साथ साथ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ सर्फेक्टेंट इन द गैसियस एक्सचेंज एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन. तो आगाज़ करते हैं. सबसे पहले हमारा लर्निंग आउटकम जो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, इसके अंदर लंग्स आ जाएंगे. कॉनिकल शेप्ड हैं. लंग्स आर क्लोज्ड सैक्स. स्पॉन्जी हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, तभी तो हमने इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा था. प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी विद बेस रेस्टिंग ऑन डायफ्राम, जिसका बेस जो है ना वो डायफ्राम पे होगा जो कि चेस्ट कैविटी का फ्लोर भी होता है. एंड एपेक्स एक्सटेंड जस्ट अबव द क्लेविकल, और इसका ऊपरी सिरा क्लेविकल से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ होता है. राइट और लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय द हार्ट और द एरिया बिटवीन लंग्स मेडिएस्टिनम. तो इन दो चीज़ों को से यहाँ से लंग्स को सेपरेट किया जाता है. 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग, सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब. लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एंड अकाउंट्स फॉर 44% वॉल्यूम ऑफ बोथ लंग्स. थोड़ा सा छोटे साइज का है, एसिमेट्रिकल होता है ये. जबकि अगर यहाँ देखा जाए राइट लंग तो 3 लोब्स हैं, बड़े साइज़ का है. 56% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑक्यूपाई करता है. अब लंग्स का वो पॉइंट जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है फॉर ब्लड वेसल्स, जो कि डिप्रेशन की मानंद होगा, और एयर पैसेज वेज, उसे हम हाइलम कहते हैं. हाइलम. किडनी के अंदर हमने ऐसे डिप्रेशन को हाइलस कहा था, जबकि यहाँ पर हम इसे हाइलम कहेंगे. लंग्स के बाहर एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है. लंग्स के बाहर एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है. डेट डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लूरा. फिर लंग्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बाय ओन. फूल भी सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं, लेकिन इनके पास अपनी ज़ाती एबिलिटी नहीं है. तो ये एक्टिव एबिलिटी इनके पास नहीं होती, ये पैसिव एबिलिटी इनके पास मौजूद है. कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पैसिवली. चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा तो ये फूल भी सकते हैं और ये सिकुड़ भी सकते हैं. बाय ओन ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही ये रिलैक्स कर सकते हैं. ये लंग्स जो है ना उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, जिसमें राइट लंग और लेफ्ट लंग, इसमें 3 लोब हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियन. जबकि यहाँ पे 2 लोब्स हैं, इंफीरियर और सुपीरियर लोब्स. इसी तरह से यहाँ ये ट्रैकिया है. ट्रैकिया आगे जाकर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई उसके अंदर ये डिवाइड करती जाएगी. ये प्राइमरी मेन ब्रोंकस, जो कि यहाँ इस ब्रोंकाई के डिवाइड करने से, ये मेन ब्रोंकस है, उसके डिवाइड करने से यहाँ जो बनेगी. तो इस तरह से फिर आगे चेस्ट कैविटी bounded by ribs and muscles. 12 pair of ribs attached to sternum directly or indirectly. जबकि आखिरी 2 पेयर हम जानते हैं कि वो अटैच नहीं भी होते, फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती हैं. देन इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स हैविंग 2 टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. सामने वाली साइड पर, वेंट्रल साइड पे एक हड्डी मौजूद होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं. तो और डायफ्राम जो है ना वो इसका
फ्लोर है जो कि मस्कुलर पार्ट है, इसके बारे में आगे देखते हैं। डायफ्राम, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये स्केलेटन के साथ अटैच है, ये जाकर रिब्स के साथ अटैच होता है। व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स लेस डोम शेप्ड एंड स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड टू इनहेल एयर। जब इसका रिवर्स हो जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, क्योंकि डायफ्राम विल बिकम मोर डोम शेप्ड और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एयर को एक्सपेल किया जाएगा। यहाँ अगली अहम बात कि जो ग्लॉटस है उसको एपिग्लॉटस कवर करता है। तो पहले ये समझा जाता रहा कि ग्लॉटस को जब बंद करेगा, सुराख को बंद करेगा, ढांपेगा ढक्कन के तौर पे, तो जो कॉमन रॉन्ग बिलीफ ये था कि एपिग्लॉटस मूव्स डाउनवर्ड, एपिग्लॉटस एडजस्ट ओवर द लेरिंग्स एंड क्लोजेस द ग्लॉटस ड्यूरिंग स्वेलविंग। यहाँ दो बातें थी कि एपिग्लॉटस ने ही नीचे आना है और इतना नीचे आना है कि इसने लेरिंग्स में ग्लॉटस के ऊपर जो सुराख है, ग्लॉटस वाला जो सुराख है, इसको आकर पूरी तरह से बंद करना है, जबकि ऐसा नहीं है। एक तो ये क्लोजर इनकम्प्लीट है, दूसरा ये जो क्लोजर है इनकम्प्लीट तो है ही है, इसको डिटरमिन किया जाता है बाय द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। जुबान पीछे को हटेगी और making the epiglottis more or less horizontal and partially by upward movement of the larynx under the epiglottis। larynx भी ऊपर उठेगा और आगे की जाने पाएगा, upward and forward, जबकि टंग जो है ना वो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगी। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड अभी आगे आता है, और जो larynx है ये अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, लेकिन रहेगा एपिग्लॉटस के नीचे ही। एपिग्लॉटस थोड़ा सा मूव करता है, लेस और मोर हॉरिजॉन्टल होता है, मुकम्मल तौर पे हॉरिजॉन्टल नहीं होता। ये रियल इसके बारे में स्टेटस मौजूद है यहाँ पर। देन ये देखिए यहाँ लेरिंग्स मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड अंडर द टंग, जबकि यहाँ देखिएगा बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग फोर्सेस एपिग्लॉटस इनटू लेस और मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एपिग्लॉटस डाइवर्ट्स फूड मैस अवे फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, ताकि एसोफेगस के अंदर इसे फेंका जा सके। यहाँ पे तो ओपनिंग फ्रॉम नोज टू थ्रॉट, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी, ताकि नोज की तरफ जो है ना वो फूड जो है ना, जब हम स्वेलविंग करते हैं तो स्वेलविंग करते हुए फूड इधर को ना आए। ब्रेथिंग करते हुए ये ओपनिंग जो है ना इसे ओपन किया जाएगा, ताकि हवा यहाँ से चलती हुई इस तरह से आगे मूव करे। तो स्वेलविंग करते हुए ये सिलसिला जन्म लेगा, जिसकी वजह से एपिग्लॉटस ग्लॉटस को पार्शली बंद कर देगा। देन mechanism of voluntary and involuntary regulation of breathing in man। तो ड्यूरिंग रेस्ट रिदमिकली जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, जबकि एट एक्सरसाइज ब्रेथिंग रेट इज़ 30 टाइम्स पर मिनट। तो इंक्रीज आएगा 10 to 15 टाइम्स, ये इंक्रीज आएगा यहाँ पर। अब ब्रेथिंग दो किस्म की है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इसमें कम या ज़्यादा किया जा सकेगा, जैसे कि वी हैव द एबिलिटी टू होल्ड द ब्रेथ। इसी तरह से ड्यूरिंग द स्पीच, ड्यूरिंग सिंगिंग, कफिंग, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अदरवाइज जो हमारा इनवॉलंटरी ब्रेथिंग सेंटर है ये बेसिकली मेडल्ला होता है। यहाँ पर मेडल्ला नॉर्मली इन वॉलंटरी ब्रेथिंग अकर्स नॉर्मली, इसका जो सेंटर है ये मेडल्ला है। इसका वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडल्ला इज इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेशन के लिए है, जबकि डॉर्सल पोर्शन जो है ना वो एक्सपायरेशन के लिए हुआ करता है। देन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन मैन। तो यहाँ
इनहेलेशन के दौरान इनसाइड द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान वॉल्यूम कम किया जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो डायाफ्राम है इसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स एलिवेट होंगी, रिब केज एलिवेट होगा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आएगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेस डॉम लाइक हो जाएगा, नीचे की जानिब सेटल डाउन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर रश इनसाइड। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव फेज ऑफ ब्रेथिंग। जबकि यहाँ इसका रिवर्स हो जाएगा सारा कुछ, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज किया जाएगा बाय रिलैक्सिंग द इंटरकॉस्टल मसल्स, डायफ्राम विल आल्सो रिलैक्स। तो ये मोर डॉम लाइक हो जाएगा, ऊपर से कुचड़ जाएगा, जिसकी वजह से हवा को वॉल्यूम कम होने की वजह से एक्सपेल किया जाएगा। ये पैसिव मूवमेंट है सारी, जिसमें रिलैक्सेशन हो रही है। याद रखिएगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव मूवमेंट है और मसल्स की रिलैक्सेशन जो है ना ये पैसिव मूवमेंट होती है। देन यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है, इसी चीज़ को दिखाया गया है कि थोरेसिक कैविटी जो है ना वो एक्सपायरेशन के दौरान उसका वॉल्यूम जो है ना वो पहले यहाँ पे था और उसके बाद इसका वॉल्यूम जो है यहाँ पे एक्सपेंड हुई थी और उसके बाद इसका वॉल्यूम कम हो गया, अंदर की जानिब ये चली गई। देन सरफेक्टेंट, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ना एक मिक्सचर प्रोड्यूस करती है जो कि लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, और इवन उसकी अपनी मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन्स की ही है। तो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम फॉर्म अ फिल्म ओवर द सरफेस ऑफ द फ्लूइड विद इन द एल्वियोलाई टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एल्वियोलाई को प्रिवेंट किया जाएगा फ्रॉम क्लोजिंग, और उसके साथ साथ स्पीड अप द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो एक्सचेंज है ना इसको भी स्पीड अप किया जाएगा। एंड आल्सो हेल्प टू किल द बैक्टीरिया रीचिंग एल्वियोलाई। वैसे तो नाक के अंदर उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन जो भी आगे ट्रांसफ़र करके आ जाएंगे उनको यहाँ मारने का इंतज़ाम ये सरफेक्टेंट की मदद से किया जाता है। तो ये आप यूँ कह लें कि एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है सरफेक्टेंट। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यहाँ ऑक्सीजन की बात की जाए सबसे पहले तो 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जबकि 3% ये प्लाज्मा के अंदर हल होकर भी जाती है, कम हल होती है, इसलिए 3% ये हल होकर जाती है। उसके बाद यहाँ in human beings the respiratory pigment is the hemoglobin, major respiratory pigment. Hemoglobin is bright red. ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो ये ब्राइट रेड होता है, यानी कि ये वाला जो है ना ये ब्राइट रेड होगा। जबकि जब ये टूटता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल रेड होता है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि आरबीसी के अंदर पैदा होता है, ये इस रिएक्शन को फैसिलिटेट किया करता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके लाई जाएगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये एक तो 20% की इंफॉर्मेशन है, दूसरा आगे 23% की भी इंफॉर्मेशन फेडरल एंड केपीके के अंदर अवेलेबल है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, और अदर बुक्स के अंदर ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये अदर बुक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। देन 5% और फेडरल में इसको लिखा गया है 7% कंबाइंड विद अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी ये कंबाइन करती है। और जबकि सबसे ज़्यादा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड एज बायकार्बोनेट, पानी के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको रेगुलेट करेगा, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इमीडिएटली ये आयोनाइज भी हो जाएगा आयंस एंजाइम्स की मदद से इनटू द बायकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस। अब इस फॉर्म में ना ये आएगी लंग्स तक, और लंग्स में आने के बाद यहाँ पर ये दोबारा से
एंजाइम्स की मदद से इस रिएक्शन को रिवर्स चलाया जाएगा और यहाँ से कार्बोनिक एसिड और ये फॉरन सेपरेट होगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इन द लंग्स बाइकार्बोनेट आयंस कंबाइन विद हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड विच सेपरेट्स इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब हाइड्रोजन आयन को अंदर बढ़ाया जाएगा तो बदले में क्लोराइड आयंस को बाहर भेजा जाएगा. तो क्लोराइड आयंस की मूवमेंट की वजह से यहाँ एक बैलेंस मेंटेन किया जाएगा. इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्जर फिनोमेना. ये अदर बुक्स के अंदर ये इस इंफॉर्मेशन को भी लिखा गया है. देन थोड़ी बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइंड फॉर्म में पोटाशियम आयंस के साथ, जो कि कार्पसेल्स के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में भी इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है. ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. एक हीमोग्लोबिन है, एक मायोग्लोबिन है. मायो मीन मसल्स के अंदर, हीमो मतलब ब्लड के अंदर. इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें जस्ट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. इसमें हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक आयरन की वजह से 4 आयरन एटम्स जो हैं 4 हीम ग्रुप्स बनाएंगे, जबकि यहाँ एक आयरन एटम एक हीम ग्रुप बनाएगा. तो हर हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर लेगा. तो यहाँ 4 ऑक्सीजन बाइंड किए जा सकते हैं, यहाँ एक ऑक्सीजन बाइंड किया जा सकेगा. तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है. फाउंड इन आरबीसी, फाउंड इन मसल सेल्स. ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है, जबकि ये स्टोर ऑफ ऑक्सीजन भी करता है और इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है. यहाँ खून से ऑक्सीजन लेकर अपने पास रखेगा और उसके बाद यहाँ से मसल्स को भिजवा देगा. अच्छा, बात कर रहा था मैं कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ज़्यादा है, 4 मॉलिक्यूल बाइंड उठा लेगा, जबकि इसकी कैपेसिटी कम है, 1 मॉलिक्यूल उठाएगा. जबकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम है, जबकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है. तो पहले जो है ना ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करना है, तभी तो हीमोग्लोबिन से निकल कर इसके अंदर आकर स्टोर होगी, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है. देन लूज ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 60 मिलीमीटर, जबकि ये 20 मिलीमीटर. तो सबसे पहले मसल्स में जाकर हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन को लूज़ कर देगा, क्योंकि वहाँ 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर होता है. और जब कभी ऑक्सीजन की हमें शदीद कमी का या हम एक्सट्रीम वर्किंग का सामना कर रहे होते हैं, तो अब वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ जाता है. तो अब मायोग्लोबिन अब जाकर रिलीज़ करेगा, हर वक्त रिलीज़ नहीं करता. एक्सटेंसिव वर्किंग में ये रिलीज़ नहीं किया करता. एक्सटेंसिव वर्किंग के बगैर रिलैक्स कंडीशन के अंदर ये रिलीज़ नहीं किया करता ऑक्सीजन को. देन लंग कैपेसिटीज़. टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ अबाउट 5 लीटर, दोनों लंग्स की. तो 2.5 लीटर फॉर ईच लंग. इसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम भी कहते हैं, जबकि फेडरल के अंदर इसे 6 लीटर भी, 6000 ml भी मेंशन किया गया है. अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट और स्लीप इज़ हाफ अ लीटर, 500 ml. और इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो नॉर्मली हो रहा है. लेकिन एक्सरसाइज पर ये, अच्छा, ये दोनों लंग्स से है, यहाँ भी दोनों लंग्स से ड्यूरिंग द एक्सरसाइज 3.5 लीटर ये एक्सचेंज किया जाता है, एक्सपेल्ड किया जाता है, जबकि 1.5 लीटर अभी भी लंग्स के अंदर हर हाल में रहेगा, जिसे हम दोनों लंग्स के अंदर इसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जितना कुछ लिखा गया है ना दोनों लंग्स का है. अगर हम इसको एक लंग पे लिखें, एक एस को काट दें एग्जामिनर डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी. ईच वैल्यू जो है ना वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच लंग. इसी तरह से एट स्लीप टाइडल वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच लंग. एट एक्सरसाइज एक्सचेंज डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच लंग. रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 लीटर एट फॉर ईच लंग. ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू.